So now we are starting with today's session which is day number 24. ठीक है, सो 24 डे से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और हम लोगों ने लास्ट सेशन में कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़े थे 200 की सीरीज के, है ना। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स पढ़े थे? 240 पढ़ लिया था, 250 पढ़ लिया था और अपने लॉजिक समझ लिया था कि अपने को स्टैंडर्ड्स को पढ़ना कैसे, ठीक है। और फिर 260 पढ़ा था कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला स्टैंडर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है 265 जो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। 265 communication of deficiencies in internal control to those charged with governance and management. Now the topic is आपको डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट करिए। देखो 260 जो अपन ने पढ़ा था ना, उसमें क्या था? कम्युनिकेशन क्या क्या करना है टीसीडब्ल्यूजी के साथ, उसकी लिस्ट बता दो। और उस लिस्ट में नॉर्मली सारी चीजें हम कम्युनिकेट कर ही देंगे, लेकिन यहां पर इन्होंने एक स्टैंडर्ड और बना के दे दिया। क्या? कि अगर इंटरनल कंट्रोल में भी कोई क्या नजर आती है, तुम लोगों को डेफिशिएंसी नजर आती है, तो वो भी तुम्हें टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करनी है। और उसके लिए उन्होंने अलग से एक स्टैंडर्ड बना के दे दिया, ठीक है। दैट इज कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम उसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चार्ट बना के समझा रहा हूं इस स्टैंडर्ड में अपने को पढ़ना क्या, जैसे हम बाकी सारे स्टैंडर्ड्स में पढ़ते थे वही चीज अपन को यहां पर भी देखनी है कि इस स्टैंडर्ड में हम लोग को क्या डिस्कस करना है, ठीक है। सो ऐसे नंबर कौन सा है? 265, कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। लॉजिक सबसे पहला वही आएगा, सर इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर अगर कोई भी डेफिशिएंसी मिलती है जो ऑडिटर को लगती है कि सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो वो डेफिशिएंसी वो किसको कम्युनिकेट कर देगा? टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर देगा, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देगा, ठीक है। कौन सी डेफिशिएंसी? जो उसको क्या लगती है? सिग्निफिकेंट है ना। छोटी मोटी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी का मतलब क्या होगा? इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी का मतलब है जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या नहीं कर पा रहा है? इफेक्टिव वर्क नहीं कर पा रहा है। अब इफेक्टिव वर्क का मतलब क्या हुआ? कि जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से टाइमली प्रिवेंशन नहीं हो पा रहा है, डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है, करेक्शन नहीं हो पा रहा है, किसका? एरर्स एंड फ्रॉड्स का, मटेरियल में स्टेटमेंट का। तो इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है और इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। कैशियर को आपने दोनों जिम्मेदारी दे रखी है, कैश भी वही हैंडल करता है और उसकी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग भी वही कर रहा है, तो मतलब आपका इंटरनल कंट्रोल क्या है? वीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या ले सकते हो भाई? आप लोगों ने परचेज अकाउंट या स्टॉक रजिस्टर में वो ओवर राइटिंग नहीं होती, काट काट के बार बार लिखा हुआ होता है, वो कर रहे हो। मतलब ये सारी क्या है? डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फिर आपका इफेक्टिव होगा ही नहीं। फाइन। सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिशिएंसी अगर ऑडिटर को नजर आती है ऑडिट के दौरान और ऑडिटर को लगती है कि वो सिग्निफिकेंट है, तो वो डेफिशिएंसी वो कम्युनिकेट कर देगा किसको? मैनेजमेंट को और टीसीडब्ल्यूजी को। फाइन। तो ऑब्जेक्टिव में तो ये अपने को पढ़ना है। सेकंड अपन पढ़ेंगे ये जो डेफिशिएंसी ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा ना, ठीक है, उसके लिए वो क्या कदम उठाएगा, ठीक है। एक तरह से स्टेप्स बोल लो या एक तरह से अप्रोच बोल लो। एक टॉपिक अपन अप्रोच का पढ़ेंगे इसके अंदर। अप्रोच बहुत सिंपल है। डेफिशिएंसी मिली, स्टेप 1। सेकंड देखेगा डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अगर है तो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा और साथ में ये भी बताएगा कि इस डेफिशिएंसी का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या आ सकता है। ये अप्रोच हो गई उसकी। तीसरा स्टेप जो अपन पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट जो अपन पढ़ेंगे वो है बहुत शानदार, लेटर ऑफ वीकनेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लेटर ऑफ वीकनेस। जो ऑडिटर है ना, जब उसको डेफिशिएंसी मिलेगी किसके अंदर? इंटरनल कंट्रोल के अंदर, तो वो कम्युनिकेट करेगा किसको? मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी को। और वो कम्युनिकेट कैसे करेगा? एक लेटर ऑफ वीकनेस के थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा। नाउ व्हाट इज दिस लेटर ऑफ वीकनेस? ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं अपन लोग। लेटर ऑफ वीकनेस का मतलब होता है एक कागज पे, डॉक्यूमेंट पे एक लेटर, अपने लेटर हेड पे, ऑफिस के लेटर हेड पे आपको एक लेटर ऑफ वीकनेस जनरेट करना है। उसमें लिस्ट करनी है डेफिशिएंसीज जो भी आपको मिली इंटरनल कंट्रोल के अंदर अलॉन्ग विद देयर इफेक्ट, और वो आपको कम्युनिकेट कर देना है किसको? मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी को। ये लेटर ऑफ वीकनेस में खास बात सुनना, ये जरूर लिखना और कॉन्सेप्ट समझना। लेटर ऑफ वीकनेस के अंदर ऑडिटर को ये जरूर लिखना है क्या? मेरा काम नहीं है क्या करना? इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज को
ढूंढना। इट इज नॉट माई वर्क, इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी मेरी नहीं है। तो ये साफ साफ बोलना मैनेजमेंट को कि इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मेरा काम नहीं है क्या करना, इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को ढूंढना। मेरे को तो जो इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी नजर आई, जो मैंने ऑडिट के लिए कंसीडर करी थी इंटरनल कंट्रोल्स को देखना, मेरा काम नहीं इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी ढूंढना, लेकिन मेरी ऑडिट के लिए मैंने इंटरनल कंट्रोल्स को भी एक बार कंसीडर किया, देखा, ठीक है, और उनमें जो डेफिशिएंसी मुझे नजर आई मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। बट तुम मेरे ऊपर ये मत समझ लेना कि मैं सारी डेफिशिएंसी निकाल के तुमको दे दूंगा। ऑडिट कंसिडरेशन के दौरान जो मैंने इंटरनल कंट्रोल्स इवेल्युएट किए, थोड़े बहुत जो भी किए, उसके आधार पे उसमें जो डेफिशिएंसी मिली मैं वो तुम्हें कम्युनिकेट कर रहा हूं। बाकी मेरा काम नहीं है इंटरनल कंट्रोल के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में एश्योरेंस देना तुम लोगों को, ठीक है। दैट इज नॉट माय वर्क। ये आप साफ साफ लिख के दे दो ताकि उनको पता चले कि भैया कल को कोई इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी उनकी रह गई तो वो नहीं बोल सकते ऑडिटर तूने बताई नहीं थी ये डेफिशिएंसी। तो भाई मेरा काम नहीं था, मेरे को तो मिली वो मैंने बता दी, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए काम कर रहा हूं, बाकी प्राइमरी तुम्हारी ही जिम्मेदारी। फाइन, ये लेटर ऑफ वीकनेस में लिखना जरूरी है। ये लेटर ऑफ वीकनेस दोनों के लिए फायदेमंद है, मैनेजमेंट के लिए भी और ऑडिटर के लिए भी। मैनेजमेंट के लिए क्यों? ताकि मैनेजमेंट जो है उस लेटर ऑफ वीकनेस में जो डेफिशिएंसीज हैं उनको देख सके और उनमें सुधार करवा सके और वेरीफाई कर सके कि हाँ जो लेटर में आई थी वो सारी सुधर गई कि नहीं सुधर गई। और ऑडिटर के लिए क्यों फायदेमंद है? क्योंकि ऑडिटर के लिए एक लीगल लायबिलिटी मिनिमाइज हो जाती है। कल को कोई भी उंगली उठाए तो बोल दे मैंने तो बता दिया था, इन्होंने नहीं सुधारा, ठीक है। सो ऑडिटर के लिए एक डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट क्यों है? क्योंकि ऑडिटर की लायबिलिटी, लीगल लायबिलिटी मिनिमाइज हो जाती है वंस ही हैज सजेस्टेड कि भाई ये डेफिशिएंसीज मैंने तो बता दी थी इन लोगों को, ठीक है। सो ये लेटर ऑफ वीकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अब अपन इसको अपने बुक से देखते हैं, लेटर ऑफ वीकनेस की कहानी। और इस ऐसे 260 छोटा सा ऐसे, इतना सा ऐसे बस, ठीक है। 3 चीजें हैं इसमें, कौन कौन सी अभी जो अपन ने देखी, ऑब्जेक्टिव, अप्रोच और लेटर ऑफ वीकनेस, ठीक है। इन 3 चीज के अलावा और कोई चीज है ही नहीं चौथी इसके अंदर। फाइन, ठीक है। अब आ जाओ आप लोग टॉपिक पे। कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट का सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कम्युनिकेट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल that the auditor has identified during the audit। साफ साफ लिख दिया, जो ऑडिटर ने ऑडिट के दौरान आइडेंटिफाई करी एंड जो ऑडिटर को लगती है कि इट इज ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस इन द ऑडिटर्स जजमेंट। ऑडिटर के जजमेंट में ऑडिटर को लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट इंपॉर्टेंस की है, तो वो इस चीज को कम्युनिकेट कर देगा। क्लियर? सिंपल, पहला पॉइंट। सेकेंड, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल कब मानी जाएगी? एग्जाम्पल भी दे रखा है सर। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट व्हेन इट इज नॉट एबल टू पीडीसी मिसस्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस। डेफिशिएंसी कब मानी जाएगी? जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या नहीं कर पा रहा है, प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, करेक्ट नहीं कर पा रहा है मिसस्टेटमेंट्स को समय पे, तो हम बोलेंगे कि इंटरनल कंट्रोल आपका डेफिशिएंट। एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, जैसे परचेज जो है वो सीरियल नंबर में रिकॉर्डेड नहीं है, प्रॉपरली ऑथराइज नहीं है, प्रॉपरली रिकॉन्साइल्ड नहीं है स्टोर्स डिपार्टमेंट के साथ, कैशियर को आपने कैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रखी है, अटेंडेंस रजिस्टर वर्कर्स का ऑन द बेसिस ऑफ विच वेजेस आर रिक्वायर्ड टू बी अकाउंटेड फॉर, दे आर नॉट केप्ट प्रॉपरली, स्टोर्स रिकॉर्ड्स आर नॉट मैचिंग विद द फिजिकल वेरीफाइड क्वांटिटी एंड ओवर राइटिंग इज फाउंड इन द स्टोर्स लेजर, ठीक है। तो वो मैच नहीं कर रही है क्वांटिटी के साथ, फिजिकल क्वांटिटी के साथ, या उसमें ओवर राइटिंग पाई जा रही है, मतलब गड़बड़ अगर दिख रही है आपको साफ साफ, ठीक है, दैट इज डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। बस आपको ये इवैल्यूएट करना है कि ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस की है कि नहीं है। फाइन, ठीक है। आगे, ये तो थी, मैंने आपको क्या बताया, मीनिंग और कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब अपन आ जाते हैं अप्रोच। ऑडिटर की अप्रोच क्या रहेगी? ऑडिटर की अप्रोच देखो क्या लिखी हुई है, ऑडिटर शुड डिटरमाइन, क्या बोला था, सबसे पहले तो उसको देखना है जो डेफिशिएंसी उसको मिली है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अगर है सिग्निफिकेंट तो उसको कम्युनिकेट करना है उसको मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को, और कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी देना है अलॉन्ग विद द पोटेंशियल इफेक्ट, कि भाई इस पर्टिकुलर गड़बड़ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट क्या आएगा, उसकी पूरी डिटेल उसको वहां पर लिख के देनी है। फाइन, ठीक है, साफ साफ नजर आ रहा है टॉपिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैंडर्ड का, कौन सा? लेटर ऑफ वीकनेस। लेटर ऑफ वीकनेस क्या होता है?
लेटर ऑफ वीकनेस में क्या क्या डालना है वो इस 4 पॉइंट में बता रखा है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चल सकते हो आपके लिए, ठीक है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिगार्ड टू ड्राफ्टिंग अ लेटर ऑफ वीकनेस, जो ये 4 पॉइंट दे रखे हैं वो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। इन चारों पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखा, जो मैंने आपको ओरली तो वैसे भी समझा दिया है। पहला पॉइंट, दिस लेटर लिस्ट डाउन व्हाट, एरिया ऑफ वीकनेस। इस लेटर में क्या आएगी, एरिया ऑफ वीकनेस जो है सिस्टम में, और इसमें साथ साथ ऑडिटर क्या देगा, सजेशंस भी देगा कि इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये तो देखो लेटर ऑफ वीकनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था। सेकेंड, इस लेटर में ऑडिटर साफ साफ ये इंडिकेट करेगा क्या, दैट इट डिस्कसेस ओनली द वीकनेस विच हैज कम टू द अटेंशन ऑफ द ऑडिटर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिट। मैंने तुझे सिर्फ वही वीकनेस कम्युनिकेट करी है जो मुझे ऑडिट के दौरान नजर आई थी, बाकी मेरा एग्जामिनेशन वाज नॉट डिजाइन टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर मैनेजमेंट। माय एग्जामिनेशन, माय प्रोसीजर्स वर नॉट डिजाइंड कि वो मैनेजमेंट को अश्योर कर दे कि इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है। मेरे प्रोसीजर ऐसे बिल्कुल भी डिजाइंड नहीं थे। ये आपको अश्योरेंस देनी है और साफ साफ इंडिकेट करना है इस लेटर ऑफ वीकनेस में, ठीक है। फिर ये लेटर ऑफ वीकनेस दोनों के लिए अच्छा है, मैनेजमेंट के लिए भी एक वैल्यूएबल रेफरेंस डॉक्यूमेंट के रूप में काम आएगा, ताकि मैनेजमेंट को पता चलेगा हमें सिस्टम को, हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिवाइज करना है, और ऑडिटर ने चूंकि बोला है तो हमें इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाना है, नहीं तो ऑडिटर हमें ब्लेम कर सकता है। और ऑडिटर हो सकता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी डाल दे कि भाई ये वीकनेस इन्होंने नहीं सुधारी, जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटेरियल आ रहा है, मैं ओपिनियन भी मॉडिफाई कर सकता है। इसलिए मैनेजमेंट के लिए एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है लेटर ऑफ वीकनेस, ताकि मैनेजमेंट जो है वो रिवाइज करवा सके सिस्टम को और स्ट्रिक्टली उसको इंप्लीमेंट करवा सके, इंसिस्ट कर सके अपने एम्प्लॉइज को, देखो ऑडिटर ने बोला अपने को करना ही पड़ेगा। ऑडिटर के लिए भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्यों है लेटर ऑफ वीकनेस, ताकि ऑडिटर की लीगल लायबिलिटी मिनिमाइज हो जाती है। कल को अगर कोई बहुत बड़ा डिफाल्केशन होता है या लॉस होता है ड्यू टू वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, तो ऑडिटर के ऊपर उंगली उठाने से पहले ऑडिटर लेटर ऑफ वीकनेस बता देगा, भैया मैंने तो इन्फॉर्म कर दिया था, तुम लोगों ने इसमें काम नहीं किया, वो गलती तुम्हारी। फाइन, ठीक है, आ गया समझ में पॉइंट, क्लियर। सो दिस वाज व्हाट एसे 265। कितना इजी था देखो, ठीक है। 3 चीजें सिर्फ और सिर्फ। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को जो मेरे को ऑडिट के दौरान आइडेंटिफाई हुई वो मुझे कम्युनिकेट करनी है, और सेकंड पॉइंट, और नहीं उसी के अंदर, और उसमें मुझे लगता है कि वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है तो वो मुझे कम्युनिकेट करनी है। फिर अप्रोच 3 थी, जो भी डेफिशिएंसी मिली वो कम्युनिकेट करनी है, ठीक है। पहले तो ये देखना है कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं, फर्स्ट अप्रोच। सेकंड, फिर कम्युनिकेट करनी है, और कम्युनिकेशन के साथ उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी देना है, उसका पूरा पोटेंशियल इफेक्ट भी बताना है कि ये वीकनेस की वजह से ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली सजेशन भी देने, वो तो लेटर ऑफ वीकनेस के अंदर अपन लिख देंगे कि लेटर ऑफ वीकनेस के अंदर 5 पॉइंट होते हैं। पहला, लिस्ट डाउन द एरियाज ऑफ वीकनेसेस, ठीक है, और ऑफर करेगा सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट। सेकंड, उसमें साफ साफ इंडिकेट करना है कि मेरे को सिर्फ वही वीकनेस मैंने तुझे बताई है जो मुझे ऑडिट के दौरान नजर आई, बाकी मेरा एग्जामिनेशन वाज नॉट डिजाइंड टू गिव यू एन अश्योरेंस कि इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है। ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए भी काम का है, ताकि मैनेजमेंट रिवाइज करवा सके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, इंसिस्ट कर सके उसके स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन पे। और चौथा, ये ऑडिटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि ऑडिटर की भी लीगल लायबिलिटी जो हो सके वो क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। फाइन, ठीक है, आ गया समझ में। सो ये हुआ हमारा ये वाला 265 का स्टैंडर्ड। कंफर्टेबल, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट स्टैंडर्ड नाउ। Now coming on to next standard, which is SA 299, Joint Audit of Financial Statements। अब ये जो स्टैंडर्ड है आपका, कौन सा, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, ये स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट तो है और इसका नाम भी चेंज हो गया। अर्लियर अगर आपने ध्यान हो, आपने पढ़ा होगा, तब इसका नाम था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, और अब इसका नाम है जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। नाम भी चेंज हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर पहले था, अभी हो गया जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। लॉजिक वही रहा है, लॉजिक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बट और कंटेंट भी लगभग वही है, बट थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ है, वो प्लस माइनस सब मैं आपको नया तरीके से अब समझाऊंगा, ठीक है। सो नाउ वी आर टेकिंग अप नेक्स्ट स्टैंडर्ड, नाउ वी आर टेकिंग अप SA 299। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, ठीक है। व्हाट इज 299, ध्यान से सुनना है सब लोगों को, ओके। 299 जॉइंट ऑडिट क्या होती है, सबको पता है। जब
एक से ज्यादा फर्म, दो या दो से ज्यादा भी बोल सकते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा फर्म मिलके जॉइंटली ऑडिट कंडक्ट कर रही है। अच्छा, दो या दो से ज्यादा पार्टनर अगर साथ में मिलके कर रहे हैं तो फर्म तो एक ही है ना, तो उसको जॉइंट ऑडिट नहीं बोलेंगे, ठीक है, फर्म अलग अलग होनी चाहिए। मतलब दो या दो से ज्यादा पार्टनर अलग अलग फर्म के अगर मिलके ऑडिट कर रहे हैं तो उसको जॉइंट ऑडिट बोलते हैं। ये तो सबको पता है, वेरी गुड। तो फिर जब ये पता है तो ये भी पता होगा कि सर जॉइंट ऑडिट जब होती है उसके अंदर, जॉइंट ऑडिट के अंदर क्या होता है सबसे पहले। अच्छा, मेनली कौन सी एंटिटीज में जॉइंट ऑडिट होती है? बड़ी, छोटी में तो मतलब ही नहीं, ठीक है, बड़ी साइज की ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर हमें चाहिए कौन? जॉइंट ऑडिटर्स। अब आप लोग ध्यान से सुनना, अब एक पॉइंट मेरा, जब बड़ी साइज की ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर हमें जॉइंट ऑडिटर रखना पड़ता है, ठीक है, तो ये जॉइंट ऑडिटर जब अपॉइंट होते हैं तो सबसे पहले मिलके ये लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मिलके ये लोग हाय हेलो करेंगे एक दूसरे से, बोलेंगे कैसे हो, और फिर आपस में काम को बांटेंगे, स्कोप डिसाइड करेंगे। भाई तू क्या करे, सब जने एक के पीछे तो जा नहीं सकते, क्योंकि अगर एक के पीछे जा रहे हो तो फिर जॉइंट ऑडिट करने का मतलब ही क्या है? तो आपको काम को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। आपको अपने अपने स्कोप डिसाइड करने पड़ेंगे, कौन से एरिया के लिए कौन बंदा काम करेगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। ये काम बंटवारा कैसे होता है? भाई बंटवारा कैसे होगा? तीन जॉइंट ऑडिटर्स है मान लो, ठीक है, मैं, आप और आप, ठीक है, अब अपन तीनों में कैसे बांटेंगे काम? भाई जिस एरिया का जो बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है, जिस एरिया का जो एक्सपर्ट अगर है किसी एरिया का, तो वो एरिया वो संभाले। और मान लो अगर सब गधे के गधे, मतलब सब कोई किसी का एक्सपर्ट नहीं है, तो फिर ऐसे ही बांट लो। कैसे? एसेट वाइज बांट लो, लायबिलिटी वाइज बांट लो, टाइम वाइज बांट लो, ठीक है, कि भाई 4 महीने तुम देखना, फिर 4 महीने मैं देख लूंगा, है ना। तो कैसे भी बांट सकते हो उस केस में, फिर काम बांटना जरूरी है। और ये काम जो बांटा ना, ये काम जो बांटा ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा पता है? ये काम जो आपने बांटा है ना, इसको आपको कागज पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कागज पे रिकॉर्ड करना है। तीनों ऑडिटर उस पर क्या करेंगे? साइन करेंगे, ठीक है। और तीनों ऑडिटर साइन करके और क्या करेंगे? ये लेटर, ये जो इन्होंने स्कोप डिसाइड किया है, ये मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को भी इन्फॉर्म करेंगे कि ये हमारा स्कोप ये रहा, ताकि कल को कोई झगड़ा ना रहे, ठीक है, आपस के इश्यूज ना रहे। इसलिए ये सब रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो भी प्लानिंग कर रहे हो सब कुछ, ठीक है, और ये जो स्कोप बांटा आपने, सब रिटर्न आपको रखना है। रिटर्न रखने का रीजन यही है कि कल को कोई इश्यू होता है तो दिक्कत ना हो। क्योंकि जॉइंट ऑडिट में हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। लास्ट में रिपोर्ट कितनी बनेगी? एक। जनरली क्या बनेगी? एक। जनरली अलग अलग बन सकती है, वो एक अलग केस है, ठीक है, जनरली एक बनेगी। और उस पर साइन कौन करेंगे? तीनों के तीनों जॉइंट ऑडिटर्स। मान लो 3 जॉइंट ऑडिटर्स हैं, मैंने 1/3 चेक किया, आपने 1/3 चेक किया, आपने 1/3 चेक किया, मैं साइन तो किस पे कर रहा हूं? 1 पे, 100% पे, जबकि मैंने 33.33% ही चेक किया, बाकी 66.67 मैंने चेक नहीं किया, पर मैं साइन तो किस पे कर रहा हूं? 100 पे। क्यों? क्योंकि जॉइंट ऑडिट में माना जाता है, और ये ऐसे में भी लिखा है, ईच जॉइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू रिलाई अपॉन द वर्क ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई सस्पिशन हो तो बात अलग है। और हर जॉइंट ऑडिटर ये मान के चलेगा कि दूसरे जॉइंट ऑडिटर ने जो अपना काम किया है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया, ये मैं एंटाइटल्ड हूं मानने के लिए। और अगर उसने काम ढंग से नहीं किया, कल को ये पता चला, भाई कल को कोई फ्रॉड बाद में निकल के आया और ये पता चला कि नेग्लिजेंस थी ऑडिटर्स की, तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं, वो, मतलब वो जिसके एरिया में निकला, या हम तीनों? तीनों नहीं होंगे। यही तो, इसीलिए तो अपन क्या बना रहे हैं? डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं हर चीज का। यही वो मैंने इसलिए बोला आपको, ये स्कोप ऑफ ऑडिट किसका क्या था, किसका क्या रहा, सब कागज पर रिकॉर्डेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए सारे पार्टनर्स द्वारा, ताकि कल को कोई इश्यू आता है तो मैंने तो भाई रिलाई किया था, मुझे कोई सस्पिशन भी नहीं था। हाँ, मुझे सस्पिशन होता कि उसने गड़बड़ कर रखी, फिर भी मैंने रिलाई कर लिया होता तो मैं लायबल हो सकता था। बट आई वॉज नॉट सस्पिशियस, आई वॉज क्लियर कि ओके होगा, क्योंकि दिख नहीं रहा कुछ गड़बड़। अब कुछ गड़बड़ थी, उसने जानबूझ के छुपा रखी थी, वो लायबल होगा, मैं लायबल नहीं होगा, और इसीलिए अपन डॉक्यूमेंट ये बना रहे हैं। ठीक है, फाइन, इनिशियल समझ में आया। बाकी आपको एंडिंग तो मालूम होगी। देखो, सब लोगों को ध्यान होगा कि अगर लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट बनती है, जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, तो उसमें अगर कोई पार्टनर जो है वो कोई पार्टनर जो है किसी फर्म का, वो अगर कोई अलग ओपिनियन रखता है
तो उसके पास अलग रिपोर्ट देने का अधिकार है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ मेजोरिटी से आप बाउंडेड नहीं होते हो, ठीक है। 3 पार्टनर, 2 कह रहे हैं क्वालिफाइड देनी है, कह रहे हैं अनक्वालिफाइड देनी है, वो एक अनक्वालिफाइड दे सकता है, बस उसको साथ में फिर पैराग्राफ डालना पड़ेगा कि क्यों उसने दूसरे वाले से ओपिनियन डिफर करी, ठीक है। क्लियर? पढ़ें, शुरू करें, चलो। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ऐसे 299। ऐसे 299 एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट आएगा इसके अंदर, वो ध्यान रखना है, फिर मैं आपको इसका समरी भी वापस बता दूंगा। सबसे पहला क्या होता है, जॉइंट ऑडिट क्या होती है। व्हेन मोर देन वन ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड, जब एक से ज्यादा ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं, टू जॉइंटली कंडक्ट द ऑडिट एंड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे आर नोन एज जॉइंट ऑडिटर्स। जब एक से ज्यादा ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं टू जॉइंटली कंडक्ट द ऑडिट एंड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे आर नोन एज जॉइंट ऑडिटर्स, ठीक है। सेकेंड, इस स्टैंडर्ड का उद्देश्य क्या है। देखो, इस स्टैंडर्ड का उद्देश्य वैसे भी अपन पढ़ने वाले हैं, इसको याद नहीं करना है अपने को, ठीक है। मैं रफली बता रहा हूं इस स्टैंडर्ड में क्या क्या दे रखा है। इस स्टैंडर्ड में एक तो ब्रॉड प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जॉइंट ऑडिटर्स के लिए कि उनको जॉइंट ऑडिट कैसे कंडक्ट करनी है। सेकेंड, इस स्टैंडर्ड में एक यूनिफॉर्म अप्रोच दे रखी है कि कैसे जॉइंट ऑडिट कंडक्ट करनी है। इस स्टैंडर्ड में बता रखे कौन से डिस्टिंक्ट एरियाज होंगे, ठीक है, अलग अलग जॉइंट ऑडिटर्स को जो अलग अलग निभाना है, और कौन कौन से एरिया होंगे जहां पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कौन कौन से एरिया होंगे जहां पे जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब कुछ एरिया अपन पढ़ेंगे अभी आगे कि वो बांट नहीं सकते ऑडिटर्स, मतलब उसके लिए सारे ऑडिटर्स की क्या होगी, जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कुछ एरिया तो ऐसे हो गए जो बांट दिया आपने, तो उसके लिए तो जो रिस्पेक्टिव ऑडिटर है वही जिम्मेदार होगा। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो आप बांट नहीं सकते हो, उनके लिए फिर सारे ऑडिटर्स जिम्मेदार होंगे। वो कौन से एरियाज होंगे अपन लिस्ट पढ़ेंगे अभी अपन, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड में, नए वाले स्टैंडर्ड में, जॉइंट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी दे रखी है, ठीक है, फाइन। अब आते हैं अपन आगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लैंग्वेज भी इसकी खतरनाक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को याद करना है, समझना है, सुनना है, ठीक है। क्या है, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके बाद सब इजी है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, द जॉइंट ऑडिटर शेल डिस्कस एंड डेवलप अ जॉइंट ऑडिट प्लान। और ये लैंग्वेज बिल्कुल वो की वही जो ऐसे 300 में अपन पढ़ेंगे अगले वाले स्टैंडर्ड में, वो यहां पे भी दे रखी है। तो यहां अगर ढंग से पढ़ लोगे तो अगले स्टैंडर्ड में टेंशन नहीं होगी, ठीक है। लैंग्वेज देखो क्या लिखा है, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, ऑडिट शुरू होने से पहले, ठीक है, जॉइंट ऑडिटर को डिस्कस करना है, डेवलप करना है क्या, एक जॉइंट ऑडिट प्लान। ऑडिटर को क्या करना है, डिस्कस करना है, डेवलप करना है क्या, एक जॉइंट ऑडिट प्लान। और ये जो जॉइंट ऑडिट प्लान आप डेवलप कर रहे हो ना, इसके लिए आपको किन किन चीजों को कंसिडर करना है, वो टॉपिक अपने से पूछा है। अब कौन कौन से एरियाज हैं जो अपने को देखने हैं जब अपन जॉइंट ऑडिट प्लान डेवलप कर रहे हैं। तो नॉर्मल प्लान जो डेवलप करते हैं ना, उनमें भी यही एरियाज देखते हैं जो जॉइंट ऑडिट में देख रहे हैं अपन। ध्यान से सुनना, लैंग्वेज खतरनाक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला देखो, अपन 3 ऑडिटर्स है, मेरी एक फर्म ऑडिटर है, आपकी एक फर्म ऑडिटर है, एक और कोई फर्म पीछे जो है वो ऑडिटर है। अपन 3 ऑडिटर्स है। हम 3 ऑडिटर्स जो हैं सब जॉइंट ऑडिट प्लान बनाएंगे तो हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहला हम काम को आपस में डिवाइड करने की सोचेंगे। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई डिवीजन ऑफ एरियाज और कॉमन एरियाज कौन कौन से होंगे हमारे अमंग्स द जॉइंट ऑडिटर, ताकि हम उसके हिसाब से हमारा स्कोप फिक्स कर सकें। तो सबसे पहला काम, सबसे बेसिक काम, प्लान बनाने से भी पहले, ठीक है, जॉइंट ऑडिट प्लान बनाते समय ऐसा बोलूं मैं, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा काम हम डिवाइड करेंगे, कौन सा काम ऐसा है जो डिवाइड नहीं होगा, कॉमन ऑडिट एरिया होगा, सब लोग ध्यान देंगे उसके ऊपर, ठीक है, ताकि हम उस हिसाब से हमारा स्कोप जो है वो डिफाइन कर सकें। सो आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज, आइडेंटिफाई द कॉमन ऑडिट एरियाज, ठीक है, जो जॉइंट ऑडिटर्स को हैंडल करना है, सो दैट द स्कोप ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर कैन बी आइडेंटिफाइड। सेकेंड, फिर हम हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि भाई हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। अश्योरेंस देनी है, रीजनेबल देनी है, इतने टाइम में देनी है, सब कुछ देखना है। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव सेकेंड पॉइंट आप देखोगे, ताकि आप उसके अनुसार प्लानिंग कर सकते हो कि टाइमिंग क्या रखना है और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन किस किस से हमें क्या क्या चाहिए होगा। एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी क्या, सिर्फ मैनेजमेंट से बात करके काम चल जाएगा क्या, या अदर ऑडिटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी क्या, वो सब आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। तो सेकंड आपको क्या देखना है,
रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ताकि उसके हिसाब से आप अपनी टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्लान कर सको, उसके हिसाब से आप प्लान कर सको कि मुझे किन किन से क्या क्या कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ये समझ में आया पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज पे ध्यान देना। सी डी ई 3 पॉइंट और है। सी, कंसिडर एंड कम्युनिकेट among all the joint auditors the factors that in their professional judgment are significant in directing the engagement team effort। तीनों जॉइंट ऑडिटर मिलके कंसिडर करेंगे मतलब बातचीत करेंगे, और कंसिडर करके कम्युनिकेट कर देंगे। क्या कंसिडर करेंगे और क्या कम्युनिकेट करेंगे? देखो, मैं हूं, आप और आप हो, हम तीनों बैठ के डिस्कस करेंगे। कोई ऐसे फैक्टर्स तो नहीं है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज या मैटर्स तो नहीं है जो हमें जानने जरूरी हैं, ताकि हम हमारी टीम को फिर उसी डायरेक्शन में भेज सकें, हमारी टीम को हम उसी हिसाब से डायरेक्ट कर सकें, डायरेक्शन दे सकें कि देखो टीम एफर्ट इस एरिया पे ज्यादा लगाना, इस एरिया पे कम लगाना। ऐसे कहीं कोई फैक्टर्स तो नहीं है जो हमारी जजमेंट में हमें लगता है कि इस ऑडिट में बहुत काम के होंगे, तो वो हमें कंसिडर करना है। ये जॉइंट ऑडिट में भी ऐसे ही होता है, और इंडिविजुअल होता ना तो भी ऐसे होता है कि भाई मुझे कंसिडर करना है कि मेरी नजर में कोई ऐसे फैक्टर्स तो नहीं है, मेरी जजमेंट में कोई ऐसे फैक्टर्स तो नहीं है जो कि इस ऑडिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं मेरी टीम को, मेरी एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को उसी डायरेक्शन में आगे लेकर जाऊं। अब हो सकता है उस एरिया में मान लो कोई स्टॉक का एरिया हो सकता है, इन्वेंट्री का एरिया हो सकता है, एसेट का एरिया हो सकता है, एरिया में आपको लगता है यहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो आप उसी डायरेक्शन में अपनी टीम के एफर्ट्स को ज्यादा डायरेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट भी प्लान बनाने से पहले क्या करना है, ध्यान रखना है। यू हैव टू कंसिडर एंड देन यू हैव टू कम्युनिकेट अमंग ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स दैट दोज फैक्टर्स जो उनकी प्रोफेशनल जजमेंट में उनको लगता है बहुत सिग्निफिकेंट है इन डायरेक्टिंग द टीम्स एफर्ट, वो उनको कंसिडर करके कम्युनिकेट करना। फोर्थ भी शानदार है, ध्यान से, लैंग्वेज टफ है पॉइंट ही वाला, और ये आंसर सीधा ऐसे लिखोगे तो फुल मिलेंगे, मतलब इस टॉपिक में साफ उड़ जाते हैं मतलब सब लोग, क्योंकि इसे आंसर आप हर कुछ ही लिखोगे। टॉपिक बहुत सिंपल है, जॉइंट ऑडिट प्लान बनाते समय क्या क्या देखना जरूरी है। फोर्थ, कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। क्या लिखा है? कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज and where applicable whether the knowledge gained on other or similar engagement performed earlier by the respective engagement partner for that entity is relevant or not। दो चीजें, सेकेंड हाफ तो क्लियर है इसका, पहला हाफ मैं समझा रहा हूं। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट क्या होती है? ऑडिट से पहले एक बार जो आपने ओवरऑल नजर मारी होगी, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक बार एंगेज किया, देखा होगा, ठीक है, उससे जो रिजल्ट मिला आपको, उससे जो दिखा आपको, प्लस अगर आप पिछले साल या इसी साल कोई और असाइनमेंट कर रहे हो इस एंटिटी का, या पिछले साल आप ऑडिटर थे इस एंटिटी के, सो वेदर द नॉलेज गेन्ड ऑन अदर और सिमिलर एंगेजमेंट परफॉर्म्ड अर्लियर बाय द रेस्पेक्टिव पार्टनर, वो भी तो मेरे लिए रेलेवेंट होगी इस साल के क्या बनाने के लिए, प्लान बनाने के लिए। तो प्लान करते समय, इस साल का प्लान बनाते समय, एक तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट जो एक्टिविटी उससे रिजल्ट जो है वो तो लेना ही लेना है, और अगर पॉसिबल, अगर एप्लीकेबल हो, मतलब पॉसिबल है या एप्लीकेबल है कि अगर आप पिछले साल ऑडिटर थे यहाँ पे, या आपने कोई दूसरी एंगेजमेंट करी हुई थी किसी भी पार्टनर ने, तो वो नॉलेज जो मिली है वो भी आपके लिए इस बार की ऑडिट के लिए रेलेवेंट होगी, उसको भी आपको कंसिडर करना। क्लियर? और लास्ट में नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस कितने चाहिए होंगे, ये भी तो प्लानिंग में देखना पड़ेगा भाई, कितने आर्टिकल चाहिए, कितना टाइम चाहिए, क्या चाहिए। सो असर्टेन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज विच इज नेसेसरी टू परफॉर्म दिस एंगेजमेंट, वो आपको कंसिडर करना है। क्लियर? तो 5 चीजें मेनली आपको कंसिडर करनी है। नंबर 1, स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है, स्कोप ऑफ ऑडिट में डिवीजन ऑफ वर्क और कॉमन ऑडिट एरियाज कौन कौन से हैं, ताकि यू कैन डिफाइन दी स्कोप की क्या रखना है आपको, ये इसके लिए सबसे पहला ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या आया था? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, सो दैट आई कैन प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, सो दैट आई कैन प्लान की नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, मुझे किस किस से क्या क्या करना है। थर्ड, आपको आपकी जजमेंट में, ऑडिटर्स की जजमेंट में कोई ऐसे फैक्टर्स लगते हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट है इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट, उसको कंसिडर करके कम्युनिकेट करना है। चौथा पॉइंट, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज या एंगेजमेंट एक्टिविटी से जो रिजल्ट आया, या फिर आपने क्या किया था दूसरी एंगेजमेंट कोई कर रखी थी
अर्लियर प्रीवियस ईयर्स में, तो उससे भी जो नॉलेज मिली वो भी आपके लिए रेलेवेंट है कि नहीं, वो आपको कंसिडर करनी है। और लास्ट में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए आपको एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए, वो भी आपको असर्टन करना है। समझ आया? क्लियर है पॉइंट? ठीक है, कंफर्टेबल? सो लॉजिक ये हुआ इसका, और टॉपिक याद करना है आपको, 5 पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है, और पांचों के पांचों लैंग्वेज समेत कोशिश करनी है कि अपन उसको याद कर सके। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ूं। नाउ नेक्स्ट तो इजी, अब देखो क्या बोलता है, वेयर जॉइंट ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड, जहां पर जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट हुए हैं वो म्यूचुअल डिस्कशन करेंगे। अब वो कहानी सिंपल है, प्लानिंग हो गई, अब म्यूचुअल डिस्कशन करके वो काम आपस में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड अलोकेटिंग द वर्क, ये वाला डॉक्यूमेंट, द वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स एंड द सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोल रहे हैं, वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, कि जो भी आपने काम बांटा है, डिवाइड किया है, उसको आप वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट में दिखा दो, और वो वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट सारे जॉइंट ऑडिटर साइन कर दें, और वो वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट आपको कम्युनिकेट करना है किसको, टीसीडब्ल्यूजी को। ठीक है, नेक्स्ट, हर जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा काय के लिए, फॉर द एरिया ऑफ वर्क अलॉटेड टू हिम। अभी बोला मैंने आपको, जिसको जो एरिया मिला है वो उस एरिया के लिए क्या है, जिम्मेदार है। लेकिन हाँ, कुछ एरिया जो बांटे नहीं जा सकते हैं, जिसके लिए सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो कौन कौन से, वो यहां आ रहे हैं। सो सर्टेन एरिया ऑफ वर्क owing to their importance or owing to the nature of work involved can often not be divided and would have to be performed by all the joint auditors। अब वो certain areas कौन कौन से हैं, पहला कौन से एरिया होते हैं, कुछ आइडिया है, बता सकते हो, सोचो कौन से एरिया ऐसे जो बांट नहीं सकते, जिसके लिए जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स की। कौन से एरिया ऐसे हो सकते हैं, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए गए वो एफआरएफ के अनुसार बनाए गए कि नहीं बनाए गए, ये चेक करने की जिम्मेदारी किसी एक की थोड़ी, सबकी है। ऑडिट रिपोर्ट जो बनानी है वो एज पर स्टैंडर्ड्स बनी है कि नहीं बनी है, ये एक की जिम्मेदारी थोड़ी है, सबकी जिम्मेदारी है। फिर ये दो तो मोटे मोटे पॉइंट हो गए। तीसरा, अगर 3 ऑडिटर्स हैं एक्स वाई जेड, अब वाई के अगर एरिया में कोई इंपॉर्टेंट बात पता चली, वाई को पता चली, वाई का एरिया था, वाई को पता चली, और वाई को लगता है कि ये एरिया जो है ना वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसने सबको कम्युनिकेट किया वो एरिया, और सबने उस पर डिस्कशन किया, डिबेट किया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान रखना है, इस तरह से करो इसको। तो जब सबके पास आ गया है वो एरिया और सबकी इंपॉर्टेंस का एरिया है और सबने डिस्कस किया उस एरिया के ऊपर, तो वो एरिया के लिए भले वो वाई के स्कोप में था, अब वो एरिया कॉमन एरिया में आ जाएगा। या यूं समझ लो, एक पॉइंट और बता देता हूं, तीनों ऑडिटर्स ने मिलके, जैसे वाई के एरिया में था इन्वेंट्री चेक करना, तो वाई के एरिया में बहुत सारे एरियाज थे, वाई के एरिया में इन्वेंट्री भी था, एक्स वाई जेड तीनों ने मिलकर डिसाइड किया, क्योंकि इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट है, कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वाई को कौन से लगाने चाहिए इन्वेंट्री के ऊपर, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया। तो भले एरिया वाई का है, लेकिन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर किसने बताई, तीनों ने मिलकर डिसाइड करी है, तो फिर उस केस में तीनों रिस्पॉन्सिबल हो जाए। और भी एरियाज दे रखे हैं, 6 हैं टोटल, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मेरे को मिली, ठीक है, मैनेजमेंट से WR कोई मिलता है, जनरल WR जो लिखवाते हो आप मैनेजमेंट से, उसके लिए अकेला पार्टनर जिम्मेदार नहीं होगा, अकेला मेंबर जिम्मेदार नहीं होगा, जॉइंट ऑडिटर सारे के सारे जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स हम लोग यहां देख रहे हैं 6, 2 एक जैसे हैं, बाकी 5 स्पेसिफिक हैं। पहला पॉइंट, कौन से एरिया जिसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बटेगी, फॉर एग्जामिनिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे डिस्क्लोजर्स आ गए कि नहीं आ गए, और वो डिस्क्लोजर्स चेक करने की जिम्मेदारी सबकी होगी। एफआरएफ के अनुसार सारे डिस्क्लोज हो गए कि नहीं हो गए, वो सबको देखना है, एक को नहीं देखना है। सेकेंड, ऑडिट रिपोर्ट भी किसके हिसाब से बनी है, रिलेवेंट स्टैट्यूट के हिसाब से बनी कि नहीं बनी, एक की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी। थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय एनी वन ऑफ देम and on which there is an agreement among the joint auditor। ऐसे कोई मैटर जो एक जॉइंट ऑडिटर बाकी जॉइंट ऑडिटर्स के नोटिस में लाया और बाकी जॉइंट ऑडिटर्स ने उस पर क्या कर लिया, अग्री कर लिया कि हाँ ये मैटर तो हमारे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो एरिया भी सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला, इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसीजंस टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स,
concerning the nature, timing and extent of audit procedures to be performed by any of the joint auditor. डिसीजन सबने लिया कि एक जॉइंट ऑडिटर को नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? उस पर्टिकुलर एरिया के लिए सबकी हो जाएगी. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मैनेजमेंट. से कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके इवैल्यूएट करने की जिम्मेदारी सबकी, मतलब WR के लिए सब लोग जिम्मेदार रहेंगे. ठीक है. और लास्ट में क्या प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ये वो फर्स्ट पॉइंट जैसे हो गया कि क्या प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो एप्लीकेबल FRF के अनुसार है कि नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? सबकी जिम्मेदारी. तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई? समझ में आया ना लॉजिक? ठीक है. वापस बोल रहा हूं, कौन सी एरिया है जिसके लिए सब लोग जिम्मेदार रहेंगे? FRF के अनुसार या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, दो अलग अलग पॉइंट डाल दिए, पहला और छठा. ठीक है. ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टैच्यू है कि नहीं. फिर कोई ऐसा मैटर विच इज ब्रॉट टू नोटिस बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर एंड ऑन विच देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, या द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स डिसाइडेड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स. ठीक है. और एक वो जो था फिफ्थ वाला, कौन सा, कि मैनेजमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन इवैल्यूएट करनी, ऑब्टेन करनी है, उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सारे जॉइंट ऑडिटर्स. क्लियर? ओके. बस मेन तो स्टैंडर्ड यही तक ही है, बाकी तो मिसलेनियस बातें लिखी हुई. देखो क्या लिखा हुआ है, हर जॉइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम, उसका अधिकार है कि वो अज्यूम कर सकता है. क्या अज्यूम कर सकता है? पहला क्या बताया था कि दूसरे जॉइंट ऑडिटर ने अपना काम किसके हिसाब से किया? जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर के हिसाब से किया है, और वो अज्यूम करने के लिए रेडी है, तैयार है, और अधिकार है उसका, एक जॉइंट ऑडिटर का, कि दूसरे ऑडिटर ने हैज ब्रॉट टू द सेट जॉइंट ऑडिटर to set joint auditors notice any departure from the applicable FRF or any significant observation that are relevant to their responsibility noticed in the course of audit. दो अधिकार मेरे पास हैं, सुन लो. पहला क्या, मैं मान के चलूंगा कि दूसरे जॉइंट ऑडिटर ने जो भी काम किया है वो एक्सेप्टेबल प्रोसीजर के हिसाब से किया, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर के हिसाब से किया. और दूसरा मैं मान के चलूंगा कि अगर उसको कोई गड़बड़ लगी थी और उसको लगता था कि ये हमारे एरिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसने हमें सूचित कर दिया था. और अगर उसने हमें कुछ सूचित नहीं किया तो मान के चलते कि हमारे एरिया के लिए उसके बाद ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी. ठीक है. सेकंड पॉइंट ये ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि अदर ऑडिटर ने हमारे नोटिस में ये लेकर आ गया था कि अगर कोई डिपार्चर हुआ था एप्लीकेबल FRF से, या उसको लगता है कोई सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है जो हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसको मिला ऑडिट के दौरान, तो उसने हमें बता दिया होगा, हम ये मान के चलेंगे. ठीक. बस फिर रिपोर्टिंग के ऊपर है कि नॉर्मली जॉइंट ऑडिटर्स जो है वो मिलके एक रिपोर्ट देते हैं, लेकिन अगर जॉइंट ऑडिटर्स डिसएग्री कर रहे हैं किसी भी मैटर के ऊपर, तो हर एक व्यक्ति अपनी रिपोर्ट अपने सेपरेट ओपिनियन के थ्रू, अपनी सेपरेट रिपोर्ट के थ्रू दे सकता है. लेकिन मतलब वो मेजॉरिटी से बाउंड नहीं है, लेकिन अगर आप सेपरेट रिपोर्ट इश्यू करते हो तो फिर आपको ऑडिट रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ क्या डालना पड़ेगा? अदर मैटर पैराग्राफ, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा रीजन कि क्यों आपने अलग ओपिनियन दी है, अदर देन जो वहां पर ओपिनियन चल रही थी. और लास्ट पैराग्राफ भी इजी है कि अगर जॉइंट ऑडिटर मॉडिफाई करना चाहता है ओपिनियन को, या वो एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ डालना चाहता है ऑडिट रिपोर्ट में, तो जॉइंट ऑडिटर पहले एक बार ड्राफ्ट किसको कम्युनिकेट कर दे? TCWG को. वो तो यूनिवर्सल कहानी है. देखो, जब भी आप कुछ हटके करना चाह रहे हो, मॉडिफाई करना चाह रहे हो, तो एक बार आपको ड्राफ्ट रिपोर्ट पहले किसको देनी पड़ेगी? TCWG को. फिर ही आप फाइनलाइज करोगे अपनी रिपोर्ट को. समझ में आया? पॉइंट क्लियर है? कंफर्टेबल? ठीक है. सो ये लॉजिक इसका यहां पर हो गया है. जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट SA 299. ठीक है. देखो अब वापस रिवाइज कर रहे हैं अपन. ठीक है. पॉइंट्स को सारे के सारे. फर्स्ट पॉइंट, जॉइंट ऑडिट क्या होती है? व्हेन मोर देन वन ऑडिटर, ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम, या टू और मोर ऑडिटर्स जॉइंटली कंडक्ट द ऑडिट, दैट इज नोन एज जॉइंट ऑडिट. ठीक है. और साथ साथ इसका बेसिक भी बता दो कि जॉइंट ऑडिट के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? ये लोग मिलते हैं, म्यूचुअली डिसाइड करते हैं काम को, और वर्क अलोकेट करते हैं. और वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो क्या होना चाहिए? साइंड होना चाहिए. वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट वर्ड इंपॉर्टेंट था. ठीक है. सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो ये लिखा था कि इस स्टैंडर्ड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन. ठीक है. तो वो सेंस नहीं है. सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आप जॉइंट ऑडिट प्लान बना रहे होगे तो किन किन फैक्टर्स या मैटर्स को आपको कंसिडर करना है. ठीक है. 5 मैटर्स थे. पहला स्कोप,
आपको फाइनलाइज करना है, उसके लिए डिवीजन ऑफ वर्क और कॉमन ऑडिट एरियाज कौन से वो देख लो। सेकंड, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ताकि यू कैन प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। थर्ड सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भूल गए? वापस सोचो। फर्स्ट क्या है? स्कोप ऑफ ऑडिट, यू कैन प्लान द टाइमिंग, सॉरी फर्स्ट स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब डिवाइड द ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज, ठीक है। सेकंड, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अंदर क्या आया, यू कैन सो दैट यू कैन प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड यू कैन डिसाइड कि मेरे को किन किन से क्या क्या कम्युनिकेट करना है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। अब थर्ड क्या था? कौन से ऐसे फैक्ट कंसिडर करने, कम्युनिकेट करने, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनकी जजमेंट में इंपॉर्टेंट होंगे इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। फोर्थ में फिर वो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट वाला हो गया और नॉलेज गेन फ्रॉम एनी प्रीवियस एंगेजमेंट। और फिफ्थ में नेचर टाइम एक्सटेंड हो, आपके रिसोर्सेज कितने रिक्वायर्ड होंगे, आपको कितने नेसेसरी चाहिए होंगे, उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। तो प्लानिंग का ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है कॉमन ऑडिट एरियाज। कौन सी एरियाज है जो कॉमन है? अभी अपन ने डिस्कस किए। कौन सी एरिया कॉमन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एफआरएफ, रिपोर्ट की स्टैच्यू के हिसाब से है कि नहीं है, एक जॉइंट ऑडिट ने कोई नोटिस में लेकर आया और बाकी सबने अग्री किया, या फिर सबने मिलकर डिसाइड किया नेचर में एक्सटेंड, और मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन डब्ल्यूआर लेने की जिम्मेदारी सबकी होगी, ठीक है। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच जॉइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू रिलाय, क्या रिलाय करेगा वो? कि दूसरे ने अपना काम ढंग से किया और दूसरे को कोई अगर बात ऐसी लगी थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी तो उसने हमें डिस्क्लोज कर दिया। बाकी क्योंकि हर बंदा अपने अपनी एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और फिफ्थ में ऑडिट रिपोर्ट अगर कॉमन आती है तो कॉमन आएगी, और अगर मान लो कोई सेपरेट ओपिनियन देना चाहता है वो सेपरेट रिपोर्ट के थ्रू दे सकता है, कोई बाउंडेड नहीं है वो मेजोरिटी के ओपिनियन से, पर उसमें उसको एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ डालना पड़ेगा। क्लियर? ये है 5 पॉइंट जिस पे हमने ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक। इन्हीं 5 को दिमाग में रखें, अदरवाइज क्या होता है, खिचड़ी हो जाती है। क्वेश्चन कौन से काम का है? ये वाला बहुत काम का है और ये वाला बहुत काम का है, ठीक है। जॉइंट ऑडिट प्लान बनाते समय क्या ध्यान रखना है, और कॉमन ऑडिट एरियाज कौन से होते हैं जिनके लिए जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर्स की। बाकी तो ठीक है, पढ़ना है, ध्यान रखना है, नॉलेज के लिए सब कुछ जरूरी, ठीक है। तो 5 हेड्स हैं, ये अगर आपको लिखना तो लिख सकते हो। एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ पढ़ेंगे 706, रिपोर्टिंग वाले से उसमें आएंगे स्टैंडर्ड्स में, ठीक है, ईओएम में और ईडब्ल्यूओएम में, ठीक है। एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ में जाना है, वो पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैं छोटा सा बताऊंगा, उससे ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, उसको प्रैक्टिकली 706 के साथ अपन पढ़ेंगे एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ क्या होता है। वहाँ वापस ये रेफर करेंगे कि एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ में क्या क्या डालते हैं, ये चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट अगर सेपरेट ओपिनियन दे रहा है वो तो उसको डालनी पड़ेगी, उस रिपोर्ट के अंदर ही आता है एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ, ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है, ठीक है ना। अगर हाँ तो एम्फेसिस अदर मैटर पैराग्राफ तो तभी आता है जब कुछ आपको बताना होता है यूजर्स को एक्स्ट्रा, ठीक है, तो एक्स्ट्रा बताना है तभी आएगा, बाकी नहीं आता एम्फेसिस पैराग्राफ, ठीक है। अब देखो आपके पास सैंपल सॉल्यूशन भी दिया मैंने आप लोगों को यहाँ पर, और केस स्टडी भी आपके सामने, ठीक है। केस स्टडी देख लेते हैं। KRP लिमिटेड की एक एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और उन्होंने अपॉइंट किया मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड को जॉइंट ऑडिटर्स टू कंडक्ट द ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। नाउ फॉर द वैल्यूएशन ऑफ ग्रेच्युटी स्कीम ऑफ द कंपनी, मिस्टर एक्स, वाई एंड जेड वांटेड टू रेफर देयर ओन एक्चुअरीज। एक्स आ रहा है मेरे एक्चुअरी से मैं बात करूं भाई, क्योंकि ग्रेच्युटी कैलकुलेशन एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए होगी। वाई बोल रहा है मैं मेरे एक्चुअरी से बात करना चाहता हूं, जेड बोल रहा है मैं मेरे एक्चुअरी से बात करना चाहता हूं। नाउ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स ने अपने अपने रेस्पेक्टिव एक्चुअरी से बात करी। सब्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ पता चला, मेजर डिफरेंस वाज फाउंड इन द एक्चुअरी रिपोर्ट। मिस्टर एक्स अग्री कर रहे हैं मिस्टर वाई के एक्चुअरी रिपोर्ट से, दो मिस्टर जेड डिड नॉट। मतलब एक्स तो बोल रहा है वाई के एक्चुअरी वाले रिपोर्ट को मैं मान लेता हूं, हल्का से डिफरेंस है मेरी और उसकी रिपोर्ट में, लेकिन जेड नहीं मान रहा है। Now, Mr. X contends that Mr. Y's actuary report shall be considered in the audit report due to majority of vote. X बोल रहा है भैया हम दोनों रेडी हैं Y की एक्चुअरी से, तो तू भी रेडी हो जा। Now Z is in dilemma. Z confused है,
पहला सवाल, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर व्हेन दे आर जॉइंटली एंड severally रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट कंडक्टेड बाय देम एंड आल्सो गाइड मिस्टर एक्स इन सच अ सिचुएशन। तो पहली सिचुएशन तो वो पूछी है कि जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन से एरिया में आती है, और फिर दूसरे में पूछा आपको एक्स जेड को गाइड करना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन केस रिपोर्ट मेड बाय वाइज एक्चुअली लेटर ऑन फाउंड फॉल्टी। बाद में वाई की एक्चुअली की रिपोर्ट गलत पाई गई तो क्या होगा, ठीक है। तो एक आंसर आप अपने दिमाग में फ्रेम कर चुके हो, ठीक है। अब सैंपल सॉल्यूशन देखो, और आपका सोच लिया ना पहले वाले हिस्से में क्या आना है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी, ठीक है। वाई को जेड को क्या गाइड करोगे, ठीक है। और फिर अगर बाद में कल को वाई की एक्चुअली की रिपोर्ट फॉल्टी निकली तो लायबिलिटी किसकी होगी, एक्स और वाई की होगी। जेड इंक्लूड होगा कि नहीं होगा उसमें, नहीं होगा। अब आप सैंपल आंसर देखो कैसे लिखते हैं, ओरिजिनल इंस्टीट्यूट का आंसर कैसा आता है तो लंबा ही है, ठीक है। आंसर हमेशा लंबा मिलेगा आपको इंस्टीट्यूट का। सैंपल सॉल्यूशन देखो, पहला ऐसे 299 ऑन जॉइंट, ये तो शुरुआत ऐसे करनी ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डील्स विद प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी व्हिच द ऑडिटर अंडरटेक इन एक्सेप्टिंग सच अपॉइंटमेंट एज द जॉइंट ऑडिटर। In respect of work divided amongst the joint auditor, each joint auditor is responsible only for the area of work allocated to him, whether or not he has made a separate report on the work performed by him. ये तो कॉमन चीज चल रही ना भाई, हर जॉइंट ऑडिटर अपने एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, भले उसने सेपरेट रिपोर्ट नहीं दी है, वो सब जॉइंटली रिपोर्ट दे रहे, पर एरिया तेरा है तो तेरे लिए तू रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ऑन द अदर हैंड द जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल, वो एरिया आ गए, लिस्ट आ गई लंबी। अब इस लिस्ट में ना लंबी लिस्ट है, इस बार 6 पॉइंट तो अपन ने बेसिक याद किए थे जो मेन थे, उसी को घुमा घुमा के इन्होंने लंबे कर दिए। देखोगे पॉइंट तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो कॉमन वाले जो अपन ने 6 पढ़े वो बताया था मैं आपको, ये तो फालतू पॉइंट है। पहला वाला कि आपस में इन्होंने जो क्या कर दिए, डिवाइड नहीं किए काम, जो सबसे पहले था ना आपस में काम डिवाइड करेंगे, अब जो डिवाइड नहीं कर रहे हैं लोग उसके लिए सबके लिए रिस्पॉन्सिबल। एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अपना जो आंसर है ना 6 पॉइंट का, उसमें जाके ये भी पॉइंट आ सकता है कि जो एरिया इन्होंने बांटे ही नहीं है वो एरिया एक तरह से जॉइंट एरियाज हो गए। सेकंड अपन ने पढ़ लिया डिसीजन वाला, ये भी पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं अपन। ये वाला पढ़ लो आप, ये एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट और है। इट इज द सेपरेट एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर टू स्टडी and evaluate the prevailing system of internal control relating to the work allocated to him, the extent of inquiries to be made in the course of audit। जाने दो, इसको छोड़ सकते हो। ये वाला अपन पढ़ चुके हैं, ये लो ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये वाला क्या लिखा है, each jointer is entitled to ensure, ये वो entitled वाली लाइन आ गई, पूरा फेंक दिया इन्होंने, मिक्स कर दिया कि भाई जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ रहती है बस, ठीक है, वो entitled वाली लाइन आ गई, ओके। अब देखो आगे क्या लिखा है, वेयर इन द कोर्स ऑफ ऑडिट और जॉइंट, ये वाले भी पढ़ चुके हैं अपन। वेयर इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, ये वो एंटाइटल्ड वाली लाइन में से लिया हुआ है, ये वेयर इन द कोर्स ऑफ ऑडिट और जॉइंट ऑडिटर्स कम्स अक्रॉस अ मैटर व्हिच आर रिलेवेंट टू द एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ other joint auditor and which deserve their attention or which require disclosure or discussion or application of judgment by other auditors, the said joint auditor shall communicate the same to all the other joint auditors in writing prior to completion of the audit। ये वो वाला एरिया पढ़ लिया अपन ने कि हर जॉइंट ऑडिटर को अगर उसको लगता है कि एरिया दूसरे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसका जजमेंट मांगता है, उसके साथ डिस्कशन मांगता है, तो आपको पहले उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। अब केस आएगा, नॉर्मली जॉइंट ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू इश्यू कॉमन रिपोर्ट, वो भी वही लाइन आ रही है, ठीक है, लेकिन वो चाहे तो अलग रिपोर्ट भी दे सकते हैं। अ जॉइंट ऑडिटर नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ अदर ऑडिटर्स, ये सब वही लाइन है। और वही पॉइंट बोल रहा है कि आपको अदर मैटर पैराग्राफ डालना पड़ेगा 706 में अगर आप सेपरेट रिपोर्ट दे रहे हो तो। सॉरी कहानी लिख दी, सब कुछ लिख दिया। फिर फाइनली बोला इन द इंस्टेंट केस, चूंकि 3 ऑडिटर्स हैं, जेड सेटिस्फाइड नहीं है, he is not agreed with the matters to be covered by the report, जबकि वो agreed है, तो यहां पर Z को सजेशन क्या दे रहे हो, तो अपनी ओपिनियन अलग रिपोर्ट के थ्रू दे दे, और whereas Y और X जो है वो अलग रिपोर्ट दे। तो यही हमारा कंक्लूजन था। उससे पहले इन्होंने क्या भर दिया पता है, पूरा स्टैंडर्ड। और देखो मैंने आपको इधर अभी बोला ये 6 एरियाज ही आपके काम के, 5 एरिया क्या भरा, ये पूरा आ गया, थर्ड फोर्थ पूरा लिख दिया, फिफ्थ पूरा लिख दिया इन्होंने, ये 3 तो पूरे लिख दिए। ये लिखे कॉमन एरिया, ईच जॉइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू रिलाई, और ऑडिट रिपोर्ट वाला एरिया। फिर आंसर बोल दिया कि उसको सजेस्ट कर दिया कि भाई तू तेरे रिपोर्ट सेपरेट दे दे। अब वो दूसरा आंसर कौन सा, कि अगर रिपोर्ट गड़बड़ निकलती है तो हमने क्या आंसर किया, एक्स और वाई गिल्टी होंगे, ठीक है, पढ़ लेते हैं चलो। अब इसमें ना आपको थोड़ा सा कौन सा स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, 620, क्योंकि 620 इज यूजिंग द वर्क ऑफ
एक्सपर्ट। तो मैंने अभी चूंकि वो पढ़ा नहीं है तो मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, मैं आपको सीधे कंक्लूजन पे लिए जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं वो 620। ठीक है, 620 पढ़ेंगे तो बात करेंगे। 600 वो है, 610 इंटरनल ऑडिटर, 620 एक्सपर्ट। ठीक है, ये 600 की सीरीज आएगी तो अपन पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो इस पे आ जाओ। इन द इंस्टेंट केस, बाकी की लाइन सब उसमें से ली है 620 में से। ठीक है, इन द इंस्टेंट केस ये तीनों को जॉइंटली अपॉइंट किया था, केस पूरा बता रखा है जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नाउ Mr. Z, before using the gratuity valuation in such a situation, it was the duty of Mr. X, Y, and Z that before using the gratuity valuation report of actuary, they should have ensured कि वो जो उसने assumption लिए हैं एक्सपर्ट ने वो reasonable है और relevant है कि नहीं है। ये वो ऐसे 620 में लिखा है कि आप हर किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे ऐसी रिलाई नहीं कर सकते, आपको देखना है कि उसने जो बैकग्राउंड लिया है वो सही है कि नहीं है। They are also required to examine the relevance, completeness and accuracy of the source data जो उसने लिया है वो सही था कि नहीं था। Now in this case, Mr. X and Y will be held responsible for gross negligence and using such faulty report without examining the adequacy of experts' work, whereas Z will not be liable for the same due to separate opinion expressed by him. बाकी सारी कहानी 620 की है कि आप एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर रिलाय कब करोगे कब नहीं करोगे वो सब 620 में अपन पढ़ेंगे। पर मैंने आपको आंसर का पैटर्न बताया कि ये लोग क्या चाहते हैं आपसे, चाहते बहुत कुछ है और तभी ये मार्क्स देते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूं सैंपल सॉल्यूशन, मैं इसी बार पहली बार बता रहा हूं सैंपल सॉल्यूशन। ठीक है, कि आपको पता चले कि इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे और आप इसका क्या लिखते हो, और इसीलिए अब ये मार्क्स नहीं आते हैं आपके। अब आप इसका आधा भी नहीं लिखोगे, इसका आधा क्या, इसका 1/4 भी नहीं लिखते हैं बच्चे। भाई आधा लिख दो तो भी बहुत बड़ी बात होती है। आपको जो पढ़ाया आप वो लिख दो। अब समझ में आ रहा है मैंने बुक छोटी कैसी बनी, ये ओरिजिनल है, अब उसको थोड़ा सा कंप्रेस स्टाइल से जमा के वैसे कर दिया। काम तो उतना ही कर रहा है ना वो भी, और वैसे भी कौन सा लिखोगे आप पूरा का पूरा, उतना लिख दिया तो भी आपके लिए मोर देना, फिर उससे ज्यादा वैसे भी नहीं लिख पाओगे आप लोग। और ये इसमें लगभग सारी चीजें वही कवर हो रही है जो अपन ने पढ़ी है। अपने को कंक्लूजन पता होना चाहिए, उसके पीछे का बेस पता होना चाहिए, और बेस के लिए कंटेंट हमारे पास 1 सवा पेज का होना चाहिए जो हमारे पास रेडी है। समझ गए? चलो अगला। और पहले तो क्या 6-6, 8-8 नंबर के क्वेश्चन होते थे, तो ये सैंपल सॉल्यूशन हो सकता है उन क्वेश्चंस के भी हो। ठीक है, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन 17-18 के दिख रहे हैं ना आप लोगों को, 17-18, 18-19 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो तब एमसीक्यू नहीं होते थे, तब क्वेश्चन की साइज बड़ी होती थी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएंगे उनकी साइज भी छोटी होगी, तो आंसर भी एक्सपेक्टेशन जो होगी उनकी बहुत कम होगी, आपसे बहुत लंबा आंसर एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा। एक और केस दे रखा है, देख लो इसमें क्या लिखा है। पी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी और उसकी बिजनेस एक्टिविटीज को 3 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है कंपनी ने। भाई 3 एरिया अलग अलग कर दिए। कंपनी ने 3 फर्म्स को अपॉइंट किया जॉइंट ऑडिट करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए। आपको पूछा है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर। क्या रिलेशनशिप में क्या लिखोगे? पूरा 299 पूरा लिखना पड़ेगा। रिलेशनशिप कहां से शुरू होंगे? ठीक है, काम बांटेंगे, कॉमन कौन से होंगे, हर ऑडिटर क्या रिलाय करेगा दूसरे पे, दूसरे की जिम्मेदारी है कि उसको अगर कोई मैटर लगता है तो वो इसको सौंप दे। ठीक है, तो सब कॉमन चलेंगे, और रिपोर्टिंग में क्या ऑब्जेक्ट कॉमन रिलेशनशिप होगा वो आ जाएगा, पूरा ही स्टैंडर्ड आ जाएगा इसके अंदर। फाइन, तो ये हमने कंप्लीट किया कौन सा? 299। तो 2 स्टैंडर्ड अभी तक कर लिए हम लोगों ने। ठीक है, पहला, ठीक है, और दूसरा 299। समझ में आ रहा है? ठीक है, दोनों कंफर्टेबल है, दोनों इजी थे। अब जो हमारी सीरीज शुरू होगी, ठीक है, वो होगी 300 वाली सीरीज, जो कि और खतरनाक है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझना।